क्या आप जानते हैं 2019 से लेकर 2022 तक हमारी कंडीशन कैसी थी? तब आप बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि उन दिनों में जो घटनाएं हमारे साथ हो रही थी, हमने जो आस पड़ोस में चीजें देखी, उनके आधार पर आपने ये जरूर समझा था कि हम किसी बड़ी समस्या में थे। बहुत सारे लोगों ने अपने सदस्यों को खो दिया, अपने आस पड़ोस के लोगों को आपने एम्बुलेंस में भर कर जाते हुए देखा होगा। न्यूज में अक्सर देखा होगा कि फला जगह पर इतने लोगों की मौत हो गई, फला जगह पर ऐसा हुआ वैसा हुआ। आखिर उन समस्याओं के पीछे कारण कौन से थे या क्या कारक था? किसकी वजह से हमें इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा? क्या वो सूक्ष्म जीव थे? जी हाँ बच्चों, आज हम इस पाठ के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और किस प्रकार से हमारे लिए शत्रु। क्या आप शत्रु और मित्र को डिफाइन कर सकते हैं? मित्र वो होता है जो हमारे लिए फायदे के बारे में सोचे, जो हमारे हित में सोचे, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, और शत्रु वो होता है जो हमेशा हमारे बारे में बुरा सोचे और जिससे हमें नुकसान होता है। आपको पता है कि आपकी बीमारियों के पीछे कारण क्या है? पोलियो। कैसे भूल सकते हो? पोलियो एक महामारी हुआ करती थी। धीरे धीरे हमने उसका वैक्सीन बनाया और अब हम ठीक हैं, लेकिन पोलियो से बहुत सारे लोगों की जानें जाती थी और जीवन भर तक वो अपाहिज हो जाते थे। हम कैसे भूल सकते हैं कि डेंगू से भी आस पड़ोस के लोगों को हमने मरते हुए देखा है। डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा मच्छर कैसे काटता है, क्यों फैलता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। आखिर वो कैसे पैदा होते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहां कहां वो रह सकते हैं, उनसे हमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। फायदे भी होते हैं क्या सूक्ष्म जीव के? जी हाँ बच्चों, सूक्ष्म जीव से हमें फायदे भी हैं। आप जो दही खाते हो ना, उसमें भी सूक्ष्म जीव ही पाया जाता है। अब वो कौन सा सूक्ष्म जीव होता है वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए मित्र है और शत्रु है। तो पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हम बात कर रहे हैं कक्षा 8वीं के साइंस यानी विज्ञान के पाठ 2 के बारे में। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सूक्ष्म जीवों को देखा होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम अपने आसपास में बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। वो इतने छोटे हैं। हमारी आंखों की भी तो एक लिमिट होगी ना कि जहां तक हम देख सकें, तो वो इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते ही नहीं। तो ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म कहते हैं, और क्योंकि वो जीव हैं तो दोनों को जोड़ लो तो क्या बन गया? सूक्ष्म जीव। अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे कि क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, तो आप बोलेंगे ऐसे जीव जिनको हम अपनी आंखों से बिना किसी यंत्र के नहीं देखते हैं, नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, जो बहुत छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा वर्षा के दिनों में या फिर थोड़ी से नम दिनों में, और नहीं भी तो आप इसे कर भी सकते हैं। ब्रेड की जो या रोटी की जो परत होती है उसके ऊपर बेटा सफेद या काला कलर के आपने धब्बे देखे होंगे, और उनको अगर आप आवर्धक लेंस यानी कि आप मैग्नीफाइंग लेंस, जो इतना बड़ा लेंस होता है जिसको हम हाथों की रेखा को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुंशी लोग वगैरह, उनको देखा होगा एक लेंस का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऐसे, है ना। तो मैग्नीफाइंग लेंस की सहायता से हम देख सकते हैं। आपको काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाओं को देखने के लिए मिला होगा। क्या आप जानते हैं कि यह संरचना क्या है? ये कहां से आए हैं? क्या ये हर जगह होते हैं? जी हाँ बच्चों, ये हर जगह होते हैं। अभी भी आपके हाथों में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। अभी भी आपके मुंह में, आपके कान में, आपके शरीर के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे हम लड़ लेते हैं, जिनसे हमें बीमारियां नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक मात्रा में हमारे शरीर में जाए तो उनसे हमें बीमारियां हो जाती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, तो अब हम बात करेंगे बेटा सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव, बिल्कुल सही सुना। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा और जीव मतलब जीवित प्राणी, यानी कि वो छोटे होते हैं। अब आप एक बात बताओ, मैं सिंपली आपसे ये पूछता हूं कि बेटा ये बताओ कि जीव किसे कहते हैं? क्या आप इसकी परिभाषा को दे सकते हो? क्या आप बता सकते हो जीव किसे कहते हैं? हाँ जी, बहुत आसान है। जीव क्या होते हैं? जो प्रजनन करते हैं, जो अपनी जीवन प्रक्रिया को चलाए रखने के लिए भोजन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और साथ ही बेटा श्वसन की प्रक्रिया दिखाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक विचर भी सकते हैं वो, उन्हीं को हम जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होंगे? जो इन सभी जीवों की कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषताओं को दिखाते होंगे, साथ ही वो साइज में छोटे होंगे। अब कहता है चलिए इसको करके देखते हैं, इस क्रियाकलाप को, कि आखिर सूक्ष्म जीव कहां कहां पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 2.1, बगीचे अथवा मैदान
से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद को स्लाइड पर लीजिए और उसको फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर एक वर्ड आया बेटा, सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है ये? सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। इसमें लेंस लगे हुए होते हैं और लेंस जो होता है उसे हम कहते हैं आवर्धक लेंस, जिससे हमें चीजों को बड़ा करके देखने में मदद मिलता है। और यहां पर दो लेंसों का इस्तेमाल होता है जिससे हम चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। लगभग हम देख सकते हैं 200 से 400 गुना साइज में बड़ा करके, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल यंत्र है। समझ में आ रहा है? उसके बाद कहता है क्रियाकलाप 2.2, एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए और कांच की स्लाइड पर डालकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखने का परीक्षण कीजिए। अगर आप एक बार देख लेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं, तालाब में जाकर नहाने की जो आपकी तलब होती है ना, वो तो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं तालाब के पानी में बेटा कि उनको अगर आपने सूक्ष्मदर्शी से देख लिया ना, तो सच बता रहा हूं आप दोबारा तालाब में घुसोगे ही नहीं, कि इतने सारे होते हैं और ऐसे ऐसे मतलब क्वालिटी के होते हैं। इन प्रेक्षणों से हमें पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो बिना सूक्ष्मदर्शी के देखे ही नहीं जा सकते। यानी कि सूक्ष्म जीव होते छोटे हैं, कई बहुत छोटे होते हैं, कई थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कवक के बारे में, जिनको हम देख सकते हैं, जो आसानी से बेटा देखे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने छोटे होते हैं जिनको आसानी से आप देख ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो? तो इनको हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं। अब कहते हैं कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्गों में इन्हें बांटा गया है। तो कहता है क्या, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, जिसे आप बैक्टीरिया कहते हैं, कवक, प्रोटोजोआ एवं बेटा शैवाल। हमारे पास 4 हैं जो जीवित होते हैं, और एक है विषाणु जो जीवित नहीं होते हैं, यानी मरे हुए होते हैं। उनको अपनी जीवन प्रक्रिया को चलाए रखने के लिए होस्ट की जरूरत होती है, एक शरीर की जरूरत होती है। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव के चित्र 2.1 से लेकर 2.4 तक दिखाए गए हैं, और ये बेटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं और बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। विषाणु यानी वायरस भी सूक्ष्म जीव ही है, लेकिन जीव नहीं बोल सकते आपको उसको, क्योंकि वो सूक्ष्म है, छोटा है, परंतु वे सूक्ष्म जीव से थोड़े से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी उनको एक शरीर की आवश्यकता होती है जहां पर जाकर वो वृद्धि और विकास कर सके। अब आ जाइए फिर से कोरोना पर। कोरोना में हमने कहा था कि कोरोना वायरस से फैलता है। अब सवाल उठता है वायरस क्या? तो वायरस को ही बेटा विषाणु कहते हैं। 2019 में जो वायरस आया था, यानी कि जिसकी वजह से कोरोना हुआ था, वो बाहर कुछ नहीं बिगाड़ता। आपके शरीर के ऊपर होगा तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपके शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर के अंदर गया तो वो अपने जैसे कई और कॉपी तैयार करता है। यानी कि बैक्टीरिया क्या होता है कि कहीं भी पैदा हो जाता है, बैक्टीरिया किसी भी गलने सड़ने वाली चीज पर पनप जाता है, लेकिन वायरस उन्हीं जगहों पर जाकर अपनी वृद्धि और विकास को दिखाता है जहां पर उसको ऊर्जा का स्रोत मिले, यानी कि होस्ट मिले, यानी कि आप कह सकते हैं परपोषी मिले। परपोषी क्या होते हैं? जो अपने शरीर से दूसरों को पोषण देते हैं। हम भी परपोषी हैं, क्योंकि हमारे शरीर से मच्छर अपना खून पीकर निकल जाता है, तो वो हमारे शरीर से पोषण ले रहा है। हमारे बालों में जूं हो जाती है तो हमारे शरीर से पोषण ले रहा है, तो हम परपोषी में आते हैं। ऐसे ही बेटा हमारा जो ये वायरस है यानी विषाणु है, ये भी क्या करता है? ये परपोषी की तलाश करता है, ढूंढता है, और जो इसके हिसाब का परपोषी मिल जाता है उसमें जाकर ये गुणज कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कुत्तों को कोरोना नहीं हुआ, अन्य जानवरों को कोरोना नहीं हुआ, और कुछ केसेस देखे भी गए कि फला जानवरों को कोरोना के मतलब सिम्टम्स देखे गए, लेकिन बेटा एक्चुअल में कोरोना उनको नहीं हुआ था। कोरोना इंसानों को ही क्यों हुआ? क्योंकि इन वायरसेस को, वायरस यानी कि विषाणु को, एक विशेष प्रकार के होस्ट की जरूरत होती है, वहीं पर जाकर ये गुणज करते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु की कोशिका में गुणज करते हैं। विषाणु का चित्र भी दिखाया गया, उसको भी हम देख लेंगे। कुछ सामान्य रोग हैं
जैसे कि बेटा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी यानी विषाणु द्वारा होते हैं। यानी कि विषाणु से बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा विषाणु द्वारा ही होते हैं। अब यह ध्यान रखना है कि ये इतने प्रकार की जो बीमारियों के नाम आपने पढ़े ना यहां पर, ये सब विषाणु से होते हैं। कोरोना का नाम भी आप इसमें डाल सकते हो क्योंकि कोरोना भी वायरस से हुआ था। अब आपको बता दूं मैं एक बात, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, 2019 में तो हमने पहली बार कोरोना को देखा, पर आपको क्या लगता है कि कोरोना का वायरस पहले नहीं आया था? स्टडी से पता लगता है कि 100 साल में वायरस अपना चक्र दोहराता है, यानी दोबारा ये वायरस 100 साल में फिर से एक्टिवेट होगा और कहीं ना कहीं जाकर फिर से इस समस्या का सामना करना पड़ेगा हम सबको मतलब कि हमारे आने वाली जनरेशंस को। अब जो कोरोना है बेटा वो पहले भी आया था, तभी रीजन है कि जब हम किसी जगह पर छींक देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई एम सो सॉरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले छींकना एक बहुत बड़ी बीमारी में कंसीडर किया जाता था, यानी कि अब तक सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। मतलब अगर हम देखें सर्दी जुकाम से हम देखते नहीं है कि किसी को मरा हुआ, लेकिन पहले, बहुत पहले की बात बताऊं मैं, सर्दी जुकाम से भी लोग मरते थे। तो वो क्या था? कोरोना का फर्स्ट वर्जन था, फिर आया कोरोना का सेकंड वर्जन जिसको हमने झेला और फ्यूचर में भी आता रहेगा। ये अतिसार मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। बेटा इन बीमारियों के नाम और होने वाले जो बीमारी के जो मुख्य कारक है उनके नाम जो है बेटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रखेंगे, अतिसार और मलेरिया। उसके बाद कहता है भैया आप टाइफाइड और क्षय रोग की बात करो, टीबी की, तो ये जीवाणु द्वारा फैलता है, यानी ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव को आप कक्षा 6ठी और 7वीं में भी पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ आगे के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं बेटा, ये आपके पास है स्पाइरल जीवाणु, ये है छड़नुमा जीवाणु। उसके बाद अगला है बेटा शैवाल। ठीक है, बनाने के लिए आ जाता है और बनाने के लिए बेटा इसमें आएगा क्लेमाइडोमोनास का, क्लेमाइडोमोनास और बेटा स्पायरोगायरा, ये दोनों क्या है? शैवाल है। अमीबा और पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं बेटा, अमीबा के बारे में भी हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। उसके बाद बेटा आगे आता है कवक, कवक में आ जाता है आपके पास राइजोपस, पेनिसिलियम और बेटा एस्परजिलस। ठीक है, तो ये सब हमारे कवक में आते हैं। तो अभी हमने 4 वर्ग में डाले थे ना, तो पहला हो गया शैवाल, ठीक है, ये दिख रहा है क्लेमाइडोमोनास, याद रखना, या स्पायरोगायरा। उसके बाद प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। उसके बाद कवक बेटा राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। और ऊपर हमने पढ़ा था बेटा जीवाणु के बारे में, जिसमें था स्पाइरल और छड़नुमा जीवाणु। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब सवाल उठता है कि सूक्ष्म जीव, आज ये विषाणु का चित्र है, देखो अजीब सा नहीं लग रहा, कुछ रोबोटिक्स टाइप का? बिल्कुल ऐसा ही होता है इनके जो चित्र। अभी कोरोना का वायरस आपने देखा था बेटा, कोरोना कैसा था बताओ, याद आ रहा है किसी को? कोरोना जो था वो स्पाइरल था, है ना, या फिर सर्कुलर था? जी सर्कुलर था। कोरोना को हम कैसा बनाते हैं? ऐसा बना देते हैं और उसके ऊपर से यहां पर फिर स्पाइक्स होती हैं जहां से वो होस्ट के अंदर घुस पाते हैं इंफॉर्मेशन के जरिए। तो कोरोना का हमने वायरस भी देखा, ये कुछ अजीब से ही दिखते हैं, इनके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको कभी नहीं आता, पर ये याद रखना बेटा कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बाहर पड़ा है तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन शरीर के अंदर गया ना तो खतरनाक है। इसीलिए आप लोगों से बोला जाता है कि हाथों को साफ करके खाना खाएं, जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ढंग से हाथ को, मुंह को साफ कर लें। इसके बाद आता है बेटा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। आपने ये तो सुना होगा ना कि भगवान हर जगह होते हैं। भगवान को शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा नहीं देखा उसके बारे में भी नहीं पता, हमें किसी ना किसी रूप में भगवान दिख ही जाते हैं। एंड आई डोंट नो भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि साइंस मानता नहीं है इन सब चीजों को। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सूक्ष्म जीव हर जगह होते हैं, मतलब हर जगह होते हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के बारे में तो आपको पता होगा, कितनी ज्यादा ज्वाला निकलती है वहां से, इतना गर्म टेम्परेचर की कोई जीव वहां जाकर जीवित रह ही नहीं सकता। पर आपको बता दूं वहां पर भी जीवाणु पाए जाते हैं, विषाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऐसे ही बेटा अम्ल, क्षार, वायु में, वर्षा में, हर जगह पर सूक्ष्म जीव है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में भी पाया जाता है। आपने घास खाने वाले जीवों के बारे में तो सुना होगा, जिसे आप रोमंथी कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहा जाता है रूमिनेंट एनिमल्स। उनके पेट में भी जीवाणु पाए जाते हैं, जिनसे कि वो घास में जो सेल्यूलोज होते हैं उनको पचा सकते हैं। वो हमारे लिए अच्छे जीवाणु हुए।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया जीवाणु कहां पाए जाते हैं, तो जी जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि भैया अगर हम ब्रेड को कई दिनों तक नमी में छोड़ दें तो ब्रेड के ऊपर कुछ फफूंद लग जाती है, जिसे आप कवक कहते हैं बेटा। सवाल ये उठता है कि कवक लगा कैसे, कहां से आ गया ब्रेड पर? वो रहता हर जगह है, बस उसको एक सही वातावरण की जरूरत होती है जिससे वृद्धि और विकास कर सके। जैसे उसको नमी और उचित तापमान मिलता है बेटा, तो बस वो उस पर पनपने लग जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ब्रेड को गर्म करके खाते हैं, गैस के ऊपर सेक कर खाते हैं, जिससे कि कवक जो है वो मर जाए। हर सूक्ष्म जीव हर तापमान पर नहीं रह सकता, ये आपको भी पता है। जब आपको सर्दी होती है बेटा, जुकाम लग जाता है, तब आपने देखा होगा डॉक्टर आपसे क्या कहता है, गर्म चीजें खाओ। क्यों भाई? शरीर आपका गर्म होगा तो जीवाणु विषाणु जो आपके शरीर में गया है वो अपने आप धीरे धीरे मरने लगेगा, तो गर्म चीजें खाओ। सर्दी क्यों हो जाती है? सर्दी क्यों बोलते हैं बताओ? शरीर ठंडा पड़ जाता है, और शरीर जब ठंडा पड़ता है, आपको कहोगे नहीं सर बुखार हो जाता है हमें, तो बुखार होता है जिससे कि हमारा शरीर लड़ रहा होता है उन जीवाणु और विषाणुओं से। लेकिन एक्चुअल में हम सर्दी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ठंड लगती है, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है अंदर से, और इसकी वजह से अगर हमारा शरीर गर्म कर दे हम, तो सूक्ष्म जीव मरने लग जाएंगे। अब आता है सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में बहुत 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 ज्यादा योगदान है बेटा। आप बहुत सारी चीजें खाते हो जो सूक्ष्म जीव की मदद से बनाई जाती हैं, और बहुत सारी चीजें आपने अपने जीवन में शायद नहीं खाई हैं, पर वो भी सूक्ष्म जीव की मदद से बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भटूरे हम खाते हैं ना, भटूरे, तो उसमें बेटा ईस्ट पाउडर लोग डालते हैं, बेकिंग सोडा भी डालते हैं, लेकिन ईस्ट पाउडर भी डलता है। ईस्ट भी क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव है। एक प्रकार का क्या है बेटा? सूक्ष्म जीव है। अब वो सूक्ष्म जीव जो है वो वृद्धि और विकास करता है, और जिसकी वजह से हमें उसका फायदा मिल जाता है ना। ऐसी बेटा हमारे आसपास में चीजें जो सड़ जाती है, गल जाती है। आपने देखा होगा किसी जानवर को जंगल में या रोड पर मर गया, वो कुछ दिनों बाद उसके शरीर से ऑयल जैसा बाहर आता है, फिर उसके बाद वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, सिर्फ हड्डियां बच जाती है। कहां गया उसका शरीर? सारे सूक्ष्म जीवों ने उसके शरीर को विघटित कर दिया, सड़ा दिया, गला दिया और वातावरण का हिस्सा बना दिया। क्या होते अगर सूक्ष्म जीव ना होते? सोच कर देखो क्या होते अगर सूक्ष्म जीव ना होते। तो भैया सिंपल सा कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई चीज सड़ती ही नहीं, सर ये तो फायदे की चीज हो जाती। तो फिर इतने सारे जीव जंतुओं को जिनको हम मिट्टी में दबा देते हैं जलाने की बजाय, वो तो कभी गलते और सड़ते ही नहीं। फिर तो पेड़ पौधों को भी जो हम कहते हैं ना कि पोषक तत्व मिल जाता है, किसकी मदद से? खाद की मदद से। पहले पार्ट में पढ़ा था, वो भी नहीं मिल पाता, क्योंकि उसे भी बनाने के लिए तो जीवाणु ही चाहिए, विषाणु ही चाहिए, या फिर सूक्ष्म जीव ही चाहिए। तो इसीलिए सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ जो है वो हानिकारक, और तथा कुछ जीवों में तो रोग पैदा कर देते हैं। आइए इनको हम विस्तार से पढ़ें, अध्ययन करें। समझ में आ गया बेटा यहां तक? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है आपके पास कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदे का है, फायदे का है, फायदे का है। यानी मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए बेटा मित्र होते हैं, हमारे लिए जो है वो फायदे के होते हैं, उन्हें हम कहेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव। अब कहता है कि भैया आप सब कुछ छोड़ दो, आपने बहुत सारी चीजों में दही तो खाया होगा, शायद आपकी पसंद भी हो और शायद ना हो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको दही कैसा लगता है। दही को एक बार अगर आपने सूक्ष्मदर्शी के अंदर देख लिया ना, खाना बंद कर दोगे। लेकिन मत देखना, मत देखना। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, सूक्ष्म जीव तो हर जगह है। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। इनका उपयोग दही बनाना, ब्रेड बनाना, केक बनाना आदि में भी किया जाता है। प्राचीन काल से ही हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं, जिसे आप दारू कहते हैं, जिसका इस्तेमाल खाना जब से हमने खाना शुरू किया ना तब से ही हो गया है। यानी लगभग आप समझ सकते हैं कि जब से हमने अनाज वगैरह फलों को उगाना सीखा, फसल बोना सीखा, तब से हमने दारू के बारे में यानी कि अल्कोहल के बारे में भी जान लिया। पुराने जमाने की किसी मूवी को देखो तो उसमें भी अल्कोहल के बारे में दिखाया जाता था कि किस तरीके से लोग अल्कोहल कंज्यूम करते थे। तो वही कह रहा है क्या कि प्राचीन काल से ही अल्कोहल को कंज्यूम किया जा रहा है, मतलब पिया जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका योगदान होता है। उदाहरण के लिए जो बात मैंने आपको बताई बेटा, उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट यानी सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष या फिर विष्ठा इत्यादि, इनका अपघटन भी जीवाणुओं की सहायता से ही हो पाता है। अगर जीवाणु नहीं होंगे बेटा तो बेचारे ये कैसे सड़ेंगे गलेंगे, और सड़ेंगे गलेंगे नहीं तो वातावरण का हिस्सा कैसे बनेंगे, तथा आप कह सकते हो हानि रहित पदार्थ में बदल देते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग
औषधि उत्पादन एवं मृदा के उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में भी हमने पढ़ा था। दही एवं ब्रेड का बनना, आपको पता होगा मम्मी दही कैसे बनाती हैं, ब्रेड कैसे बनता है, चलिए नहीं पता तो जानते हैं। कक्षा 7वीं के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि जीवाणु को दही में परिवर्तित किया जाता है, जीवाणु की सहायता से दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। यानी हमारे पास होता है दूध जिसके अंदर पाया जाता है बेटा लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु, और वो लैक्टोबैसिलस जो है वो प्रजनन करते हैं और उससे बन जाता है वो दही। यानी दूध से दही में बदलने के लिए भी जरूरत होती है हमें किसकी, जीवाणु की। और कौन सा जीवाणु है वो, लैक्टोबैसिलस। अब ये कह रहा है क्या कि यहां पर हमारे पास जो है पहेली है, वो कहती है हमने अपनी मां को गर्म यानी कि थोड़े से गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों, गुनगुना दूध ही क्यों चाहिए। सवाल उठता है ठंडे दूध में दही क्यों नहीं बनेगा, या दही बनेगा तो उसको बनने में टाइम क्यों लगेगा, सवाल उठता है फिर से। ये सिंपल सी चीज है बेटा, मैंने आपको बताया कि किसी भी सूक्ष्म जीव को रहने के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है, प्रजनन करने के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है। अगर आप दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर, उबले हुए दूध के अंदर अगर आप दही डाल देते हो बेटा, तो आपका दूध फट जाता है, यानी कि वो दही थोड़ी बनेगा, वो फट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी जितने भी आपने जीवाणु डाला दही के तौर पर, वो तो सारे लैक्टोबैसिलस के जीवाणु मर गए और उससे अम्ल निकला और अम्ल से दूध फट गया। इसीलिए बेटा दूध को इतना गर्म रखा जाता है जिससे कि उंगली आपकी उस दूध को बर्दाश्त कर सके, और अगर हम बर्दाश्त करने की हद पर है तो फिर उसमें जीवाणु मिलाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा तापमान होता है जो जीवाणु को प्रजनन करने के लिए, यानी अपने जैसे कॉपी को तैयार करने के लिए बेटा बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, और उससे जीवाणु फिर पनपते हैं, वृद्धि विकास करते हैं, और फिर क्या होता है, फिर दही बन जाता है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें से लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु का प्रयोग हम पनीर यानी चीज, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए भी करते हैं। रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का महत्वपूर्ण संगठक दही है, यानी कि इन सभी में बेटा दही तो डलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे में किण्वन करने में सहायक होते हैं, जिससे बेटा इडली और डोसा बनाया जाता है। आप अपनी मम्मा से पूछना, अगर उनको आता है इडली डोसा बनाना तो कैसे बनता है, और नहीं तो बेटा फिर मैं हूं ना। चलिए जानते हैं कि ऐसे आखिर कैसे बनता है। चलिए क्रियाकलाप 2.3 आखिर कैसे बनता है। एक बर्तन में आधा केजी आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाइए। गर्म क्यों, वही है ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए इतना तापमान चाहिए जिससे कि वृद्धि और विकास कर सके। कौन वृद्धि विकास करेगा भाई, जीवाणु। थोड़ी मात्रा में यानी एक चुटकी में आपको ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लेना है, यानी कि आटे को गूंथ लेना है। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, क्या गूंदा हुआ मैदा या आटा फूला हुआ पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाएगा। यहां पर देखो, इसके स्तर में देखो और इसके स्तर में कितना फर्क है, दोनों सेम चीज है। ये 2 घंटे पहले है, 2 घंटे पहले है, यानी ये बिफोर क्या है, बिफोर का केस है बेटा, ठीक है, और ये 2 घंटे बाद का केस है। क्या फर्क है इन दोनों में? यहां देखो ये ओपन कर बाहर आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें जो ईस्ट डाला गया था बेटा, सूक्ष्म जीव डाला गया था, उन्होंने प्रजनन किया और प्रजनन करने के दौरान उन्होंने श्वसन भी किया होगा, और श्वसन में निकाली होगी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे हम निकालते हैं बेटा, हम जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कह रहे हैं कि ईस्ट तीव्रता से जनन करते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं और वो फूला फूला लगता है। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री या केक बनाए जाते हैं। यानी अगर हमारे पास ईस्ट नहीं होता तो फिर हम केक नहीं खा पाते। उसके बाद आता है सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पर इसका क्या प्रयोग है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिडिक एसिड जैसे पदार्थों का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जीव की मदद ली जाती है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा यानी शक्कर में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बारे में भी हम फिर चर्चा करेंगे क्रियाकलाप के जरिए। तो चलिए जानते हैं क्रियाकलाप 2.4।
500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। 3/4 मतलब हो गया 75%। इनमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोल लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटे के लिए उष्ण यानी कि थोड़े से कह सकते हो हल्के से गर्म स्थान पर रखिए, हल्के गर्म, गैस पे मत चढ़ा देना। अब विलयन को सूंघ कर देखिए, है ना। अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब आप उसे सूंघोगे ना तो उसके स्मेल में परिवर्तन नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बन रहा है अल्कोहल। तो आपको एक गंध मिलेगी जो कि अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को ध्यान से सुनना। चीनी क्या होता है? शर्करा। चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हिंदी में कहते हैं किण्वन और इंग्लिश में कहते हैं बेटा फर्मेंटेशन। हो सकता है फर्मेंटेशन करके आ जाए, हो सकता है कि किण्वन करके आ जाए, दोनों का आपको याद रखना है। अच्छा जी, इसके बारे में किसने बताया सबसे पहले? तो कहते हैं जी लुई पास्चर नाम के व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने किण्वन विधि के बारे में 1857 में ही खोज कर ली थी। 1857 समझ रहे हो? 57 समझो इस चीज को। 1857 क्रांति के समय में, जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय ये अपनी खोज कर रहे थे। तो इन्होंने किण्वन विधि के बारे में बताया लोगों को और अल्कोहल तैयार किया। अब बात करेंगे हम कि सूक्ष्मजीव का औषधि के रूप में कैसे प्रयोग होता है। जब कभी आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर आपको विभिन्न प्रकार के दवाई और इंजेक्शंस देता है। बात तो सही है। जैसे आपको बेटा जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए तो आपको एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दिया जाता है, यानी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक दवाइयां। प्रतिजैविक दवाइयां क्या होती हैं? ऐसी दवाइयां जो जीवों की, सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई गई है सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। अब समझो इस चीज को, सूक्ष्म जीवों की मदद से बना है सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद हुए, है ना। एक वो सूक्ष्म जीव जो हमें बीमार कर रहा है वो नुकसानदेह हुआ, ये फायदेमंद हुआ। पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल भी दी जाती है। इन औषधियों का स्रोत भी सूक्ष्मजीव ही है बेटा। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं और हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। अब एंटीबायोटिक के बारे में याद रखना बेटा, अपनी तरफ से हीरोगिरी मत दिखाना। कहीं पता लगे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपको कंटिन्यूअसली जो है सेम टाइप के एंटीबायोटिक दे रहा है, तो आपने कहा कि डॉक्टर की फीस क्यों देनी है 400 रुपए, एंटीबायोटिक जाओ दुकान से खरीदो और खा लो। एंटीबायोटिक के बारे में ध्यान से सुनना, कोई भी एंटीबायोटिक बेटा लगातार 10 दिन से ज्यादा नहीं दिया जाता है, 10 डेज एट मोस्ट दिया जाता है। अच्छा जी, अगर मान लो ठीक ना हो तो फिर उस एंटीबायोटिक को बदल दिया जाता है, दूसरा एंटीबायोटिक दिया जाता है। सेम एंटीबायोटिक सेम 10 दिन से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। रीजन पूछे कोई क्यों? क्योंकि बेटा एंटीबायोटिक से ज्यादा अगर खाओगे तो आपके शरीर में उस प्रतिजैविक जो पदार्थ डाला गया, उस प्रतिजैविक पदार्थ को सपोर्ट करने की क्षमता खत्म हो जाएगी और आपके शरीर में फ्यूचर में जब भी कभी भी ऐसा कोई जीवाणु घुसेगा तो आपका शरीर बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा और इस प्रकार की दवाइयां आपके शरीर पर काम नहीं करेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर को गंदी आदत ना लगे, मतलब कहीं ना कहीं प्रतिजैविकों की आदत ना लगे, तो इसीलिए 10 दिन से ज्यादा ना खाएं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। नाम याद रखना बेटा, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन का नाम तो आपने सुना होगा, 2019 में जब कोरोना आया था बेटा, तो बहुत सारे डॉक्टर ये मेडिसिन भी रेकमेंड कर रहे थे। सामान्य रूप से उपयोग में आए जाने वाले प्रतिजैविकों में से एक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। अब समझो, उपयोग में लाए जाने वाले जीवाणुओं की लड़ने के लिए ताकत कहां से आई हमारे पास? बताओ कहां से आई ताकत हमारे पास? तो वो दवाइयां देती हैं। अब हम बात करेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं बेटा, नीचे कर देता हूं मैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु से यानी जीवाणु के रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धक पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धक तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं।
तथा तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन नाम की दवाई बनाई गई और पेनिसिलिन नाम की दवाई की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को गया। याद रखना, पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीव का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोगों के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ जीवों के रोगों को नहीं रोकते हैं, ये पौधों के रोगों को भी रोकते हैं, क्योंकि पौधे भी तो जीवी है ना। अब यहां पर वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर के सलाह और परामर्श के बिना आप कोई भी प्रतिजैविक का प्रयोग ना करें, ठीक है। तो इसीलिए, और आपने ये भी देखा होगा कि आपको डॉक्टर जो है वो कुछ दवाइयां देता है, उसमें वो एंटीबायोटिक्स भी देता है, लेकिन ये याद रखना सर्दी और जुकाम में बेटा एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जीवाणु पर काम करते हैं, विषाणु पर काम नहीं करते हैं। तो कहीं ऐसा हो कि आप डॉक्टर के पास जाए, जी एंटीबायोटिक दे दो, मेरे को कोल्ड हो रहा है, और उठाकर दे दो और आप खा लो, तो बेटा इस चीज से अवेयर रहना कि एंटीबायोटिक से आपके शरीर पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंटीबायोटिक आपके शरीर पर कार्य ही नहीं करेगा। इतना आ गया समझ में। तो वैक्सीन से रिलेटेड जो चीजें हैं बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। वैक्सीन से आगे के टॉपिक्स को हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्लास ज्यादा लंबी हम नहीं रखेंगे, छोटी छोटी क्लासेस में जो है वो आपके चैप्टर्स को हमें कवर करना है। और अभी हमने हाफ एन आवर की क्लास रखी, आधे घंटे की क्लास है, और इस आधे घंटे में आपने बहुत कुछ पढ़ा और सीखा। वैक्सीन से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।